हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है, हम 11th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं आजकल। उसमें मैं पहला चैप्टर आपको स्टार्ट किया है और सेट्स जिसका नाम है। पिछले 2 क्लासेस में मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया। सेट्स क्या होता है, सेट क्या होता है, अभी मैं एक थोड़ा सा रिवीजन देता हूं पहले, और फिर आपको इससे अगला टॉपिक इंटरवल्स इसमें करवाऊंगा और एक्सरसाइजेस 1.2 और 1.3 आज करवाऊंगा। 1.1 एक्सरसाइज में पिछली क्लास में करवा चुका हूं। क्या क्या मैंने करवाया है, ये मैंने चीजें करवाई हैं इसमें। और सेट्स क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का वर्ड का मैंने मीनिंग बताया था, विच इज यूनिवर्सली ट्रू, जो कि हमेशा ट्रू है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए ट्रू है एक के लिए फॉल्स है। अगर कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्सली ट्रू नहीं है तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स नहीं कहलाएगा, उसको हम सेट्स नहीं बोलेंगे। और एक मैंने बताया था कि सेट को लिखने का जो तरीका है वो ऐसे ब्रेसिस में हम लिखते हैं। हम अगर इसमें लिखे 1 2 3 4, तो ये अगर सेट A इज इक्वल टू है, ये मैंने एक और बताया था, इसको हमेशा ज्यादातर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और B अगर सेट है A B C D, और ये एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, ये मैंने बताया था। एक मैंने वर्ड बताया था, ये सिंबल बताया था और ये सिंबल बताया था। इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ। ये सारे के सारे जो है 1 2 3 4 A B C D, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स A एंड B। इन एलिमेंट्स हैं तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, या B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू B एंड D बिलोंग्स टू B। अगर हम कहें कि B डज नॉट बिलोंग्स टू A, हाँ B A में नहीं आता, तो ये दोनों के दोनों डज नॉट बिलोंग में आएंगे। फिर आता है एक मैंने बोला था सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है कि अगर मैं एक और सेट ले लूं यहां पर और यहां पर 3 4 लिखूं, तो ये 3 4 एलिमेंट जो है A के अंदर लाई करते हैं। मतलब अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करते हैं तो उसको हम C इज द सबसेट ऑफ A कहते हैं। अब एक मैंने वर्ड नहीं बताया था, यहां हम लिखते हैं C इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर इस A को बोलते हैं, C को बोलते हैं हम सबसेट, और A को बोलते हैं हम सुपरसेट। इसको एक वर्ड नाम है सुपरसेट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब मैं कहूं कि अगर मैं यहां पर इसमें D इज इक्वल टू मैं लिखूं B A और C, तो ये A और C जो है D इज नॉट द सबसेट ऑफ A, क्योंकि D के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, बट D इज द सबसेट ऑफ B। A और C जो है ये इसमें लाई करते हैं, तो ये इसका सबसेट है। फिर मैंने बताया था एक सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि अगर किसी सेट को एलिमेंट्स के नंबर्स के रूप में लिखा जाए तो वो सेट रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका होता है x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये ठीक है। या b को मैं लिखूं, ये a हो गया, और b को अगर लिखूं x such that x belongs to इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड लेस देन इक्वल टू d, या फर्स्ट फोर इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये लिखेंगे, ठीक है। फिर एम्प्टी सेट्स मैंने बोला था, एम्प्टी सेट को हम फाई भी लिखते हैं और खाली ब्रेसिस की फॉर्म में भी लिखा जाता है जिसके अंदर कुछ ना हो। फाई में अगर हमने फाई लिख रहे हैं तो इसमें ब्रेसिस नहीं लगाएंगे, अगर हम ब्रेसिस लिख रहे हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ेंगे और उसमें फाई नहीं लिखेंगे। इसका मतलब एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी, जिसमें एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें कि लिमिटेड नंबर्स ऑफ, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल सेट्स। अगर मैं लिखूं
x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड। ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स। फिर आता है एक इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, मतलब इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम नंबर ऑफ एन ए लिखते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हुए। लेकिन वो चारों के चारों अगर एग्जैक्टली सेम हैं तो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। अगर मैं यहां ए 1 2 3 4 लिखूं और बी को मैं 4 3 2 1 लिखूं तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी जो है वो इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों। फिर आता है एक सबसेट्स। सबसेट्स मैंने आपको बताया था, अगर एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में लाई करते हैं तो वो सबसेट होता है। पावर सेट एक सेट के जितने सबसेट्स होते हैं। अगर मैंने बताया था इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का जो तरीका था, एन ए इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m। यहां पर एन ए नहीं लिखेंगे, इट इज नंबर ऑफ सबसेट्स is equal to 2 raised to the power m, where m is number of elements in A। A में कितने एलिमेंट, जैसे में 4 एलिमेंट्स है तो इसमें 2 की पावर 4 ये इसके 16 इसके सबसेट्स बनेंगे। उन 16 को अगर मैं एक सेट की फॉर्म में लिख दूं, सेट वाला सेट के इस ब्रेसिस में लिख दूं, तो वो कहला जाएगा पावर सेट। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट जिसके बहुत सारे सबसेट्स होते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये मैंने चीज आपको अभी तक बताई थी। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसको कि हम बोलते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स इन सबसेट्स। इंटरवल्स का मीनिंग आपने पता है आप लोगों को क्या होता है? इंटरवल क्या होता है? मतलब एक गैप, मतलब हम कहें कि बिटवीन वन एंड 5, इसको हम इंटरवल बोलेंगे। इसका क्या मतलब है बिटवीन 1 एंड 5 का? कि 1 और 5 के बीच में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी उसको इंटरवल, उसी मतलब 1 और 5 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो उस इंटरवल में लाई करेंगे, और 1 और 5 के बाहर जितने नंबर्स हैं वो इंटरवल में लाई नहीं करेंगे। अब इसमें अगर मैं कहूं, आपने एक वर्ड सीखा होगा इंटरवल्स में, मैं अगर कहूं कि x इज, इसका क्या मतलब है? या मैं इसको 4 लिखूं, एंड x बिलोंग्स टू n, मीन्स x नेचुरल नंबर है और x जो है लेस देन इक्वल टू 4 है। यहां पर इसको बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। तो यहां पर आपने 9th 10th में या 8th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल? इनइक्वालिटीज जो नॉट इक्वल, जो इक्वल ना हो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। एग्जैक्टली इक्वल ना हो तो इसको हम मतलब x से छोटा, x से बड़ा, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इनइक्वालिटीज के 4 साइन हैं। इसका मतलब है लेस देन का मतलब कि अगर मैं बिटवीन 1 एंड 5 लिख रहा हूं तो इसका मतलब 1 एंड 5 आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां, इसका मतलब है x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब 1 से बड़ा और 5 से छोटा, तभी तो 1 और 5 के बीच में आएगा। 1 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 3 एंड 4, ये 3 नंबर्स इसके कहलाएंगे।
अब इंटरवल्स जो होते हैं इसको हम इंटरवल बोलते हैं 1 and 5, 1 और 5 के बीच के जितने नंबर्स हैं। अब इसको मैं इंटरवल्स कितनी तरह के होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंटरवल्स दो तरह के होते हैं फिलहाल। एक हम लिखते हैं ओपन इंटरवल और एक हम लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। जहां जैसे मैं लिख रहा हूं बिटवीन 1 and 5, ये यहां पर एंड पॉइंट्स 1 और 5 जो है, जो हमारा इंटरवल है, ये इसके एंड पॉइंट्स है। 1 स्टार्टिंग पॉइंट है और 5 इसका एंड पॉइंट है। ये इसके बीच के जो नंबर्स हैं हमने सिर्फ वो ही लिखने हैं, हमने इसमें 1 and 5 को इंक्लूड नहीं करना। दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इज ऑलवेज सिंबलाइज्ड एज, ओपन इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। ओपन इंटरवल को, ओपन इंटरवल को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं और इसका मतलब होता है कि x सच दैट, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं a लेस देन x लेस देन b, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर लिखूं a लेस देन x, इनइक्वालिटीज में आपने पढ़ा है अगर a लेस देन x है तो इसका मतलब a x से छोटा है तो x a से बड़ा हुआ, तो हम इसको x ग्रेटर देन a भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन b। a से ग्रेटर और b से लेस, ठीक है। मतलब a और b जो है वो नंबर्स हैं, a और b हम नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स वो हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। एंड क्लोज्ड इंटरवल, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। इसमें एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड करेंगे। हम लिखेंगे यहां पर बिटवीन 1 and 5 इंक्लूडिंग 1 and 5, ठीक है। 1 और 5 के बीच में और 1 और 5 इंक्लूड करते हुए, इसको हम 1 and 5 के बीच में कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे हम इसमें, यहां पर हम अगर मैं इसको लिख दूं 2, 3 और 4, ये इसको सेट की फॉर्म में लिख दूं तो ये इसका 1 और 5 के बीच के नंबर्स आ जाए। और इसमें हम कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। दोनों में डिफरेंस समझ लो। ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं उसको नहीं लिखना होता और क्लोज्ड इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं उनके साथ लिखना होता है, और बीच वाले तो लिखने ही लिखने हैं। दिस इज ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और क्लोज्ड इंटरवल को, जैसे ओपन इंटरवल लिखने का जो सिंबल है वो है सिंपल ब्रैकेट, और क्लोज्ड इंटरवल लिखने का जो सिंबल है वो ये वाला ब्रैकेट है। अगर मैं ऐसे लिखूं a कॉमा b और ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब a और b जो है वो ओपन इंटरवल है। अगर मैं ऐसे लिखूं a और b, इसका मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें a और b इंक्लूडेड है। अब इसमें ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, अब यहां पर मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी इसको दिखाता हूं कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये खत्म होने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज इसकी 1.2 एंड 1.3 के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, उससे आपको कंसेप्ट जो है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं ए बी, इट मींस ओपन, ये चीज नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है कि x लाइज बिटवीन
A and B and A and B are not included, और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A B, this is called closed interval and in this x lies between A and B and includes A and B। यहां पर मैंने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, यहां पर इज इक्वल टू का साइन लगाया। यहां पर A और B इंक्लूडेड नहीं है, यहां पर A और B इंक्लूडेड हैं। फिर एक आता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A और B और इसको ऐसे कर दूं, यहां पर क्या मतलब है कि A इंक्लूड नहीं है लेकिन B इंक्लूडेड है। इट इज पार्शियली क्लोज्ड इंटरवल या पार्शियली ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि x lies between A and B, A is not included and B is included। एक चौथा इसका है, अगर मैं इसको A और B और ये ब्रैकेट लगाऊं तो ये भी पार्शियली क्लोज्ड है, इसको भी पार्शियली क्लोज्ड या ओपन इंटरवल बोलेंगे। और इसका मतलब है कि x lies between A and B and A is included and B is not included। ठीक है। अब इसको अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं, ये मैं 4 ग्राफ्स यहां पर बना रहा हूं आपके लिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पार्ट और ये पार्ट, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। जहां पर इंक्लूडेड है उस पॉइंट को हमने गोला करना है, इंक्लूडेड है उसको गोला करके डार्क करना है। अब यहां पर दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है तो हमने इसको गोला लगाना है, इसको डार्क नहीं करना। यहां पर दोनों इंक्लूडेड हैं तो हमने इसको गोला करके और डार्क करना है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है इंक्लूडेड पॉइंट्स है, ये दोनों इंक्लूडेड पॉइंट्स नहीं है। इसको अब यहां पर B इंक्लूडेड है तो हम B को डार्क करेंगे, A इंक्लूडेड नहीं है तो हम A को डार्क नहीं करेंगे। यहां पर हम A इंक्लूडेड है तो A को डार्क करेंगे, B इंक्लूडेड नहीं है तो हम B को डार्क नहीं करेंगे। ये ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट, सेट की फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको भी हम x सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में। दिस सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इंटरवल्स की फॉर्म में हम इसको लिखा जाता है। ये आपका सेट्स का जो पूरा का पूरा 1.3 एक्सरसाइजेस तक आपका कंसेप्ट हुआ। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाने जा रहा हूं, जिससे कि आपको अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीट होंगे। आप एक चीज ध्यान रख लो, मैंने आपको कहा है कि मैथ्स समझने की चीज है, मैथ्स रटने की चीज नहीं है। आप अब इस समय 11th क्लास में आ गए हैं, 11th क्लास में आने के बाद आपको स्पून फीडिंग कोई नहीं कराएगा। स्पून फीडिंग का मतलब समझते हो कि जैसे बचपन में मम्मी तुम्हें चम्मच से आपके मुंह में हर कुछ ठूस ठूस के खिलाया करती थी, अब आप इतने बड़े हो गए हैं तो आप अपने आप शायद चम्मच से खुद खाते हैं, शायद अपनी मम्मी से ना खाते हो। लाड प्यार में कभी कभी खा लेते हो, तो लाड प्यार में तो कभी कभी मैं भी आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा। मैं क्वेश्चंस के आपको हिंट दूंगा, उन हिंट से उस एक्सरसाइज को आपने करना अपने आप है, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस
करने की प्रैक्टिस पड़े। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बीच बीच में आपको जो जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें आप, और बेल बटन दबाना भी ना भूलें। ये आपकी 11th की एनसीईआरटी किताब है। मैं जैसे शुरू में मैंने आपने मोटिवेशनल क्लास मैंने पिछली बार बोला था देखनी मेरे, वो देखी होगी, तो मैंने बार बार कहा है कि एग्जामिनेशन तैयारी के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी किताब कर लो, सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको रेफरेंस कोई क्वेश्चंस, अगर कोई 2-4 क्वेश्चंस इधर उधर के आते हैं तो उनको आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आपने दूसरी बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस, ठीक है। 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो नल सेट होता है और उसको 5 से डिनोट किया जाता है। अब वो कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। वो कह रहा है वो वाले ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होते हैं। जब 2 से डिवाइड नहीं होते तो कुछ नहीं होगा ना, तो इट इज ए null set. Set of even prime numbers, set of even prime numbers, even prime numbers हमें पता है, तो ये null set नहीं है। इसमें एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 dash dash dash. X such that x is a natural number and x less than 5 and x greater than 7. अब एक नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है कोई नंबर ऐसा 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है ना, it is infinite, null set. Y such that y is a point common to any two parallel lines. दो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें और जिसका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। तो वो कहता है कि दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट जो है उसका सेट, वो कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो ये नल सेट हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, 12 मंथ्स होते हैं, हमें पता है, वी कैन काउंट, सो इट इज फाइनाइट। 1, 2, 3 डैश 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 डैश, जिसमें डैश 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 इनफाइनाइट लिखा हुआ है वो इनफाइनाइट सेट है। 1, 2, 3 डैश डैश डैश, लास्ट में 99 एंड 100। सिर्फ डैश 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 लिखने से वो इनफाइनाइट नहीं हो गया। डैश 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 के बाद लास्ट में कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। लास्ट का नंबर लिखा हुआ तो इसका मतलब वहां स्टॉप हो गया। जहां स्टॉप हो गया वो फाइनाइट हो गया, जहां पर स्टॉप नहीं है वो इनफाइनाइट सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 के बाद 101, 102, 103, 104 और कहां तक अनलिमिटेड, दिस इज इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से नीचे के प्राइम नंबर्स, यस वी कैन काउंट, ओके, इट इज फाइनाइट। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन सेम आ गया, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने खुद करना है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए और इज इक्वल टू बी, मैंने क्या बताया था, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और उनका काउंट भी, मतलब उनकी न्यूमेरोलॉजी भी सेम हो। 1 2 3 4 है तो वो भी 1 2 3 4 हो, बेशक से उनका ऑर्डर 2 3 4 1 हो या 4 3 2 1 हो, जो मर्जी हो, वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे, मतलब वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। पहला कहता है ए इज इक्वल टू एबीसीडी, बी इज इक्वल टू डीसी बी ए, सेम ही है, यस दिस इज इक्वल। 4 8 12 16 और 8 4 16 18। अब देखो 4 और 8 और 16 तो है, लेकिन 12 इधर है उधर 18 है, तो ये इक्वल नहीं है। 2 4 6 8 10, a is equal to and b is equal to x such that x is a positive even integer and x less than equal to 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है, और 10 से कम है, ठीक है, यहां पे 2 4 6 8 10, 10 से कम है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स है। x such that x is a multiple of 10, 10 के मल्टीपल्स 10 20 30 40 50 60 80 ये है, और इसमें लिखा हुआ 10 15 20 25 30, ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें 5 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं बीच में, सिर्फ 10 के मल्टीपल्स नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। वही चीज इक्वल और अनइक्वल बताना है।
एक वर्ड आया है ए इज इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो एंड वाई सच दैट वाई इज ए लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्व। अब फॉलो में FOLW जो रिपीट होते हैं, मैंने बोला था उसको एक बार लिखना है, और इसमें भी WOLF है, सेम है, तो हम इसको इक्वल सेट्स ही कहेंगे। वही 9th वाला भी इक्वल और अनइक्वल बताना है, 5-6 इसमें सेट्स दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि इक्वल सेट्स कौन से हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में क्या कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। बताना है कौन किसका सबसेट है। पहले वाले में 2 3 4 और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 सबसेट और नॉट सबसेट का साइन लगाना है। पहले वाले में 2 3 4 है तो ये यहां पर सबसेट है, क्योंकि 2 3 4 जो है दूसरे वाले में भी है। ठीक है, अगर एक के एलिमेंट सारे दूसरे में लाई करते हैं तो पहले वाला दूसरे का सबसेट कहलाता है। ABC और BCD, ABC और BCD, ABC सारे के सारे ABC BCD में लाई नहीं कर रही हैं, B और C तो लाई कर रहे हैं, लेकिन A जो है दूसरे वाले में लाई नहीं कर रहा, तो इसको नॉट द सबसेट ऑफ कहेंगे। कहते हैं X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स का कलेक्शन। एक तो ये हो गया X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास स्कूल। स्कूल के अंदर ही 11वीं क्लास है। ठीक है, तो 11वीं क्लास के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो 11वीं साल के सारे बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ये सबसेट होगा। ठीक है, ये इसकी एक्सरसाइज, बाकी क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है AB इज नॉट द सबसेट ऑफ BCA। नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि AB जो है BCA का सबसेट है। AE इज द सबसेट ऑफ X सच दैट X इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये ट्रू है। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 2 3 सारे के सारे 1 3 5 लाई नहीं कर रहे, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपने, वही मीनिंग है कि आपने इनको बताना है कि ये, अब एक क्वेश्चन ये आया, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम बिलोंग्स टू लिखेंगे, बाकियों के लिए हम बिलोंग्स टू, जिसके अंदर सेट, यहां पर तुम कहोगे यहां तो जो है सर सेट का साइन लगा हुआ है, लेकिन सेट का साइन नहीं है, ये बाहर एक बड़ा सेट है, उस बड़े सेट के अंदर एक अंदर सेट है, तो इसको हम सबसेट बोलेंगे। इसका सबसेट नहीं, एलिमेंट है ये इसका। ठीक है, तो यहां कहते हैं 3 4 इज, यहां क्या कह रहा है, 3 4 इज सबसेट ऑफ A। क्या 3 4 A का सबसेट है? नहीं, ये जो है एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे इसको नो, और इसमें वर्ड बिलोंग्स टू लिखा जाएगा। यही शब्द मैंने तुम्हें सिखाया है। फिर एक क्वेश्चन है इसमें, 3 4 बिलोंग्स टू A। यस, इट इज ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 इज सबसेट ऑफ A। ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है, और एलिमेंट को मैंने सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो वो सब सेट है। जहां पर सब सेट, ये सेट आ गया, तो हमें एलिमेंट को सेट के अंदर लिखना है, तभी वो सेट सबसेट होगा, वरना वो सबसेट नहीं होगा। अब ये कह रहा है 1 बिलोंग्स टू A। क्या 1 A से बिलोंग करता है? हाँ, ये एलिमेंट है, एलिमेंट में हम बिलोंग्स टू लिखते हैं, और सबसेट में हम सेट का साइन लिखते हैं। फिर ये कह रहा है एक 5 इज द सबसेट ऑफ A। 5 इज द सबसेट ऑफ A। मैंने क्या बताया था कि 5 अगर लिख रहे हैं तो हम 5 को खाली ऐसे लिखेंगे, और अगर हम ब्लैंक लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर 5 को उन्होंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है,
तो ये सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है। ये क्वेश्चंस है, इसको हम अब एक और क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अब ये इंटरवल का क्वेश्चन आ गया कि बाकी के क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं, क्वेश्चंस को करो और कोई समझ में अगर नहीं आता है तो मैं आपको उनका कमेंट बॉक्स में आंसर बताऊंगा, ठीक है। अब वो कहता है कि एक इंटरवल लिखे हुए नीचे, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, -3 और 0। अब यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये ओपन इंटरवल है। सबसे पहले तो ये देख लो, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे x, ऐसे लिख लो, इसके बीच में लिखो x में, और इसको 0 लिखो, इसको -3 लिखो, मतलब -3 से ग्रेटर और 0 से छोटा। इसको मैं अगर ग्राफ की फॉर्म में लिखूं, ये -3 और ये -2, ये -1 और ये 0, तो इसको मैं अगर ग्राफ बनाऊं इसका, तो इसका ये ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ में दोनों के दोनों इंक्लूडेड नहीं है, यहां पर हम इसको ये साइन लगाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने को वो कह नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको ग्राफ बनाकर इसका दिखाया है। एक आया है 6 और 12, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, ये साइन क्लोज्ड इंटरवल का है। अब इसका मतलब x को बीच में लिखो, इसको 6 और 12 लिखो, और इज इक्वल टू का साइन लगा दो। क्लोज्ड में दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। फिर एक आया 6 और 12, और ये ऐसे लिखा हुआ है, 6 इंक्लूडेड नहीं है और 12 इंक्लूडेड है, तो इसको हम x, 6 not included and 12 included, this is the partially closed interval। और ऐसे ही -23, 5, ये इंटरवल जो है यहां पर -23 लेस देन x लेस देन 5, 5 is not included and -23 is included, so this is the partial इंटरवल। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को कह रहा है वो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट, इस फॉर्म में लिख दो, और ये x सच दैट इस फॉर्म में लिख दो, ये x सच दैट ये इस फॉर्म में लिख दो, और ये x सच दैट ये इस फॉर्म में लिख दो। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, व्हाट डू यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए कहता है यूनिवर्सल सेट क्या होगा। राइट ट्रायंगल जो है वो एक पूरे ट्रायंगल्स का एक पार्ट है, तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज इट्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। उसके अंदर राइट ट्रायंगल भी आता है, इक्विलेटरल भी आता है, ऑब्ट्यूज भी आता है, और एक्यूट ट्रायंगल भी आता है, स्केलन ट्रायंगल भी आता है, आइसोसेलेस भी आता है, ठीक है। सारे ट्रायंगल्स इंक्लूड करते हैं। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों के लिए हमारा एक ही हो गया। गिवन द सेट्स 1, 3, 5, A is equal to 1, 3, 5, B is equal to 2, 4, 6, and C is equal to 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C। अब इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, यहां पर देखो, मतलब जिसमें कि जिस सेट के ये तीनों के तीनों सबसेट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, दिस इज इट्स यूनिवर्सल सेट। इसमें अगर मैं यहां पर इन्होंने एक लिखा है, यू आंसर ले रखा है इसमें 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 ये दे रखा है। तो ये जो है इसका यूनिवर्सल सेट होगा, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। वैसे मेरे हिसाब से ये बनाया, मैंने मिला के बना दिया। यहां पर इसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, तो इसलिए मतलब ए बी सी, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू एंड सी इज सबसेट ऑफ यू। तीनों के तीनों अगर एक ही सेट के सबसेट्स है तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो इसका ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई और हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा? आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन मैथ्स को समझना है, रटना नहीं है। जितनी डेफिनेशंस, जितने फॉर्मूले, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको एक बार रिमाइंड कर लो, और उस रिमाइंड करते वक्त क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आता है तो जो फॉर्मूला है या जो डेफिनेशन है उसको ध्यान में लाओ और क्वेश्चन करो। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा। इस सेट्स के चैप्टर को मैं आगे 2 क्लासेस और लूंगा, उसके बाद इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जाने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और साथ में गिवन हुए बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।